नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 यूपी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अशोक तिवारी। दरअसल तकरीबन रोज हम इस सार्वजनिक मंच पर किसी न किसी बड़े मुद्दे को लेकर चर्चा करते हैं, लेकिन आज हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर। इधर लगातार आप देखिए कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, जो कि उत्तर प्रदेश में दो बड़े पॉलिटिकल प्लेयर हैं और जो इंडिया गठबंधन में शामिल भी हैं, उनके बीच सीट बंटवारे को लेकर कोई भी बातचीत अंतिम दौर तक नहीं पहुंच पा रही है। और इस बीच में खबर यह भी आ रही है कि कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी पहले इस बात का जिक्र किया जा चुका है कि वो उत्तर प्रदेश में मेजर शेयर अपने हिस्से में रखना चाहती है, यानी कि लोकसभा की कुल 80 सीटों में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर समाजवादी पार्टी खुद चुनाव लड़ना चाहती है। और गठबंधन अगर अंतिम दौर तक पहुंचता है तो वो कम से कम सीटों को दूसरे दलों के बीच में बांटना चाहती है। इस बीच में एक और रणनीति के तहत काम करते हुए अखिलेश यादव को देखा गया है कि वो तकरीबन जिस भी सार्वजनिक मंच पर जा रहे हैं, वहां पर कहीं ना कहीं एक उम्मीदवार की तरफ इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी आपको ध्यान होगा कि अखिलेश यादव जब एटा के दौरे पर गए थे तो वहां पर उन्होंने एक उम्मीदवार का नाम लेकर कहा कि ये एक बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और पीडीए के तहत आते हैं। अखिलेश ने यह भी कहा कि वो लगातार ऐसा समीकरण बनाना चाहते हैं जिससे जो भी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी का चुनावी मैदान में उतरे वो आसानी से चुनाव जीत भी सके, यानी कि उम्मीदवारों का सीधे तौर पर नाम ऐलान न करके गुपचुप तरीके से उनको ये संकेत दिए जा रहे हैं कि वो चुनावी मैदान में उतर जाएं, चुनावी तैयारियों को आगे बढ़ाएं। और इस बीच में एक खबर यह भी आई थी, जो बात पहले भी उठी थी, कि अखिलेश यादव ने यह कहा था कि लोकसभा चुनाव को लेकर वो जल्दी से जल्दी अपनी पहली सूची जारी भी कर देंगे। लेकिन बाद में इंडिया गठबंधन में नेताओं के बीच बातचीत का दौर शुरू हुआ। लेकिन अंदर खाने खबर यह भी है कि ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां पर अखिलेश यादव ने अपने उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के संकेत दे दिए हैं। कुछ सीटें समाजवादी पार्टी की परंपरागत तौर पर मानी जाती हैं, जहां पर यादव परिवार के लोग चुनावी मैदान में उतरेंगे, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां पर अखिलेश यादव ने अपने उम्मीदवारों को चुनावी तैयारी में जुटने के लिए कह भी दिया है। और यह सब उस वक्त हो रहा है जब सीटों के बंटवारे पर अभी तक कोई भी अंतिम बातचीत गठबंधन के दलों के बीच में नहीं हो पाई है। कुछ सीटों का जिक्र मैं आपसे कर रहा हूं जिस पर अब तकरीबन यह माना जा रहा है कि यही उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, इनको संकेत भी मिल चुके हैं। जैसे फर्रुखाबाद से नवल किशोर शाक्य, इनको पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने के संकेत दिए गए हैं, यह माना जा रहा है यही चुनाव लड़ेंगे। कन्नौज से खुद अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की चर्चा बहुत दिनों से चल रही है। यह कहा जा रहा है कि कन्नौज चूंकि पहले भी समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, लिहाजा अखिलेश यादव यहां से लड़ेंगे तो वहां पर जीत आसानी से हासिल की जा सकती है। इसके अलावा मैनपुरी से डिंपल यादव, जो कि सिटिंग सांसद भी हैं, उनके चुनाव लड़ने की प्रबल संभावना है, वही वहां से चुनाव लड़ेंगी। फिरोजाबाद से रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव की चुनाव लड़ने की चर्चा है। बदायूं से धर्मेंद्र यादव के चुनाव लड़ने की चर्चा है। लखनऊ से तो समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा बाकायदा प्रचार में भी जुटे हुए हैं। उनके बहुत सारे ऑडियो क्लिप्स आपको भी फोन पर आते होंगे जिसमें वो अपने समर्थन में लोगों से अपील कर रहे हैं। कई जगहों पर वो मीटिंग भी कर चुके हैं। तमाम सारी जगहों पर उनके होर्डिंग्स लगे हुए हैं, वॉल पेंटिंग की गई है कि वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, वही चुनाव लड़ेंगे। अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा के नाम की चर्चा है। लखीमपुर से उत्कर्ष वर्मा के नाम की चर्चा है। अयोध्या से अवधेश प्रसाद, जो कि समाजवादी पार्टी के बहुत पुराने नेता हैं, कई बार मंत्री रह चुके हैं, उनके चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है। आजमगढ़ से शिवपाल यादव या उनके बेटे आदित्य यादव चुनावी मैदान में उतरेंगे, इस बात की भी खूब चर्चा है। घोसी से राजीव राय के चुनाव लड़ने की चर्चा है। कौशांबी से इंद्रजीत सरूज के नाम की चर्चा है। उन्नाव से अन्नू टंडन के नाम की चर्चा है, जो पहले कांग्रेस में थी, बाद में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई थी। मुरादाबाद से एसटी हसन के चुनाव लड़ने की चर्चा है। तो ये एक बड़ा प्रयोग देखा जा रहा है कि भले ही सीटों के तालमेल को लेकर कोई बातचीत आधिकारिक तौर पर दोनों ही दलों की तरफ से ना की गई हो, लेकिन ऐसे तमाम सारे लोग हैं जिनको चुनाव लड़ने के संकेत अप्रत्यक्ष रूप से दिए जा चुके हैं। तो ऐसे में आज का बड़ा सवाल यही है कि क्या अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन से इतर भी मिशन 80 की प्लानिंग कर रहे हैं? और अगर वो ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं तो इंडिया गठबंधन का क्या होगा? लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी का क्या प्लान है? अखिलेश यादव के मन में क्या चल रहा है? क्योंकि लगातार जिस तरह से सीट फाइनल करने में अखिलेश यादव जुटे हुए हैं, लगातार ये देखा जा रहा है, तो उससे अलायंस पर कितना फर्क पड़ेगा और क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रास्ते एक साथ मिलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं? इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं और एक बड़ा पैनल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ गया है। उत्तर प्रदेश की जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हेमंत तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनको आप लगातार उनका विश्लेषण सुनते रहते हैं। दीपक बघेल, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत ही बेबाकी से पार्टी का पक्ष रखते हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो भी बहुत
धुआंधार तरीके से अपनी बात रखते हैं समाजवादी पार्टी के पक्ष, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और कुंवर सिंह निषाद कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मेरा सबसे पहला और सीधा सवाल अशोक यादव जी आप ही से है कि ये इंडिया अलायंस में सीटों के बंटवारे को लेकर क्या मामला फंस रहा है, क्यों सीटें तय नहीं हो पा रही और क्यों अखिलेश यादव को अलग अलग जगहों पर अपने उम्मीदवारों को संकेत देने पड़ रहे हैं कि आप चुनावी मैदान में उतरिए, चुनावी तैयारियां करिए। अशोक यादव जी। देखिए, जी जी जी, देखिए सब अटकलों पे आधारित आपने सब नाम बताए हैं। अभी इसमें से कोई पार्टी फोरम पे कोई नाम अभी फाइनल नहीं हुआ है, ये मीडिया की चर्चा है और जो लोग अज्यूम करते हैं उस तरह के नाम आपने गिनाए हैं। खैर वो अलग बात है। देखिए, समाजवादी पार्टी का कांग्रेस 2017 में भी गठबंधन था, तो हमारे और कांग्रेस पार्टी के बीच में गठबंधन है और हम लोगों को पता है कि कैसे सीट शेयरिंग हम लोगों ने 17 में किया था और कैसे सीट शेयरिंग हम लोग 2024 में करेंगे। तो हमारे कांग्रेस पार्टी में कहीं से कोई डिस्प्यूट नहीं होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को भी मोटा मोटी लगभग आइडिया है कि उनको कहाँ कहाँ लड़ना है और समाजवादी पार्टी को भी मोटा मोटी आइडिया है कि हमें कहाँ कहाँ उनको देना है। ये कोई डिस्प्यूट का विषय नहीं है, बस इस पे है कि ब्लैक एंड व्हाइट में भी चीजें नहीं हुई हैं और ब्लैक एंड व्हाइट में हो जाएगी तो आप लोगों के यहाँ भी चीजें पहुंच जाएंगी, सबके यहाँ पहुंच जाएंगे। तो इसमें डिस्प्यूट वाली कोई बात कहीं से नहीं है, न तो कांग्रेस पार्टी से न तो सपा से। रह गए इंडिया गठबंधन के बाकी घटक हमारे हैं, उनको कहाँ अकोमोडेट करना है, क्योंकि जो भी दल जिस राज्य में मजबूत हैं उस दल को उस राज्य में इंडिया गठबंधन को पेश भी देना है और उनको स्पेस भी देना है। तो हम लोगों की जिम्मेदारी जो उत्तर प्रदेश में खास तौर से है, हम लोग इंडिया गठबंधन के घटक दलों को भी जो भी फार्मूला तैयार होगा राष्ट्रीय स्तर पर उस फार्मूले के तहत स्पेस देने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस पार्टी को स्पेस देने का पूरा जो है प्रयास करेगी समाजवादी पार्टी, और इस गठबंधन को जितना अधिक से अधिक पेश दे सकते हैं हम लोग पेश भी देंगे, क्योंकि 2024 का चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है, सूखी बहुत बड़ा चुनाव है और ये चुनाव देश की दिशा और दशा तय करने वाला है। आप देखते होंगे किस तरह से पूरे देश का एक नैरेटिव, जिस तरह से एक वेलफेयरिज्म और कल्चरल नेशनलिज्म दो चीजों पे आधारित भारतीय जनता बना रही है। एक तरफ जो वेलफेयर स्टेट के रूप में पूरे हिंदुस्तान को भारतीय जनता पार्टी कन्वर्ट कर रही है, दूसरा कल्चरल नेशनलिज्म की तरफ पूरे देश को ले जा रही है। वो दोनों परिस्थितियों में आप देश का क्या कर रहे हैं? सबसे बड़ी सवाल यह है। आप वेलफेयर के नाम पर 500 रुपया दे रही है भारतीय जनता पार्टी, 5 किलो अनाज दे रही है, लेकिन मतदाताओं से ले क्या रही है? ले रही है उसका कई गुना ज्यादा ले रही है दूसरे रूपों में। और जो नेशनलिज्म की बात है या कल्चरल नेशनलिज्म की बात है, राष्ट्रवाद के नाम पे देश को क्या दे रही है भारतीय जनता पार्टी? ये भी देश देख रहा है कि आज देश लगभग जो इकोनॉमी है, जिस तरह से श्रीलंका की इकोनॉमी में वहां के धर्म गुरुओं का प्रभाव था और उस प्रभाव की वजह से वहां की इकोनॉमी जो क्रैश होने की वजह से वहां के हालात कैसे हो गए, कमोबेश वही स्थिति भारत में भी है। जो यहाँ पे धार्मिक या हम कह सकते हैं धर्म गुरुओं का जिस तरह से सरकार में दखल बढ़ रहा है, इससे देश की अर्थव्यवस्था और इस सरकार की जो वेलफेयरिज्म का जो और जो कल्चरल नेशनलिज्म का जो मतलब एक नैरेटिव बनाया जा रहा है देश में, ये कहीं कहीं देश के लिए बहुत घातक साबित होने जा रहा है। आप देखेंगे कि आज के डेट में आईएमएफ की कई वार्निंग आ चुकी है कि आपकी जीडीपी और आपके जो विदेशी कर्ज है, इन दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा है, कौन किसको पछाड़ने जा रहा है। जीडीपी विदेशी कर्ज को पछाड़ेगा या विदेशी कर्ज जीडीपी को हमारे पछाड़ देगा। तो कहीं न कहीं देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों चीजें दांव पे लगी हुई हैं अशोक जी, और इसको बचाने के लिए और लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था तो उसके साथ है, ये सब चीजों को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन के जो भी हमारे घटक दल हैं, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे जो भी दल है, आरजेडी हो, नीतीश कुमार ही हैं, सब लोग अपनी तरफ से अपने अपने राज्यों में इस इंडिया गठबंधन को इंपावर करने जा रहे हैं और इंपावर कर रहे हैं। अब कहीं कोई डिस्प्यूट आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, हम लोगों की आपसी अंडरस्टैंडिंग सारे दलों की हो गई है। इतना अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, इतना कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन नहीं रहता, तो इतना आगे हम लोग नहीं बढ़ते। अब तक बातें बहुत सारी चीजें हो जाती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है कि किसी तरह से रोज एक नया चीज प्लांट करो कि इन घटक दलों में झगड़ा हो रहा है, इन घटक दलों में मनमुटाव हो रहा है, इनको सीट शेयरिंग को लेकर बवाल हो रहा है। वो ये नहीं दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में क्या हो रहा है। वो ये नहीं दिखाएंगे कि शिवराज सिंह चौहान
नाम की भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में क्या कर रही है, वसुंधरा राजे सिंधिया की भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में क्या कर रही है, और जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का जो आपस में जो क्लैश है, तो चूंकि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ये अपोजिशन को खत्म तो बाद में करेंगे, ये पहले भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को ही खत्म करने पे आमादा है। आपको चलिए, ये थोड़ा सा मुद्दे से हम लोग हट गए अशोक जी। मैं कुंवर सिंह निषाद जी के पास जा रहा हूँ। कुंवर सिंह जी, अभी अशोक यादव जी ने कहा कि तकरीबन सीटें तय हो चुकी हैं, हमको पता है हम कहां से लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी को ये पता है वो कहां से लड़ेगी, तो घोषणा क्यों नहीं हो जा रही है भाई? कुंवर सिंह जी। आदरणीय अशोक जी, आपने जैसे अशोक जी ने शुरुआत की, वास्तव में अभी सब कयास हैं, अभी लोग तुक्के मार रहे थे, अगर आम भाषा में कहा जाए तो अभी किसी भी प्रकार की कोई चर्चा इस प्रकार की नहीं है कि कौन कहां से लड़ने वाला है। कोई भी, ना तो कांग्रेस की तरफ से कोई प्रत्याशियों पे अभी विचार हुआ है, ना समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशियों पे इस तरह का विचार है। लेकिन हम लोग विचार कर रहे हैं कि एक आम जन का क्या होगा, जनता का क्या होगा, किसानों का क्या होगा। आपने आज बड़ा अच्छा वो हेडलाइन रखी, गठबंधन का क्या होगा। हमारी चिंता इस बात को लेकर है कि युवाओं का क्या होगा, जो बेरोजगारी का अपने प्रमाण पत्र लिए हुए घूमता रहेगा क्या युवा। महिलाओं का क्या होगा, क्या इस देश में महिलाएं निर्वस्त्र घुमाई जाएंगी। क्या होगा इस देश के किसानों का, क्या उनके ऊपर थार चढ़ाई जाएगी, क्या उनके ऊपर काले कानून लादे जाएंगे, वो विरोध करते रहेंगे। क्या होगा इस देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का, जो अपने बगल में बलात्कारियों को खड़ा करके उनको आशीर्वाद देते हुए नजर आएंगे। हमारी चिंता इस बात को लेकर है। और एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है, आदरणीय अशोक जी ने भी कहा और मैं भी उसी बात को कहता हूं, हम 80 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उसका सिंबल क्या होगा यह दूसरी बात है, लेकिन जनहित के मुद्दों को लेकर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जन विरोधी उनकी नीतियां रही हैं, उनसे जब कोई सवाल करता है कि विचारधारा उनसे नहीं मिलती है तो वो देशद्रोही है, अगर युवा रोजगार मांगता है तो देशद्रोही है, कोई सैनिक अगर खराब खाने की बात करता है तो देशद्रोही है, अगर कोई छात्र अगर फीस वृद्धि की बात कर दे तो देशद्रोही है, अगर उनके कोई काले कानूनों का विरोध करता है तो देशद्रोही है, कोई संविधान बचाने की बात करे, कोई पहनावा किसी का अगर तुमसे अलग हो जाए तो देशद्रोही है। तो ये जो प्रमाण पत्र वाली जो सरकार है, यह जो लोकतंत्र की हत्या कर रही है, अगर संसद में खड़े होकर भी कोई सवाल पूछ लेता है तो वो देशद्रोही है। और उसको बाहर करने के बाद यह मनमाने कानून जनता के ऊपर थोपने और लादने का काम इस समय पे कर रहे हैं। तो हम इन चीजों का विरोध करते हैं और कांग्रेस पार्टी का एकदम स्पष्ट मत है कि इस देश में भाईचारा बढ़ना चाहिए, वैमनस्यता खत्म होनी चाहिए, देश आगे जाना चाहिए, लोकतंत्र बचना चाहिए, जो आज सब खतरे में है। बलात्कारियों को शरण देने वाली पार्टी, अब इनका नाम, अगर ये इतने सारे प्रमाण पत्र देते हैं तो जनता भी अब इनको प्रमाण पत्र देने लगी है। बलात्कारी जनता पार्टी अब ये बनकर रह गई है। 60 दिन तक बनारस के बलात्कारियों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रधानमंत्री या मैं कहूं मोदी जी के दबाव के कारण उनको गिरफ्तार नहीं किया। और आज तक उनकी कोई, भारतीय जनता पार्टी के गिरफ्तार होने के बावजूद भी वो बलात्कारियों को भारतीय जनता पार्टी ने ऑफिशियली निकाला नहीं है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की गतिविधियों में लिप्त है। और इनकी जो घोषणाएं थी, हम उनके जाएंगे जनता के बीच में, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा किया था, किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, उत्तर प्रदेश के किसानों की कर्ज माफी का वादा किया था, 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था, 100 दिन में काला धन वापस लाने की बात इन लोगों ने कही थी। इन्होंने महंगाई कम करने की बात कही थी, बेरोजगारी को खत्म करने की बात कही थी, डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूत करने की बात कही थी। 35 रुपए का इन्होंने जुमला दिया था, 35 रुपए लीटर का पेट्रोल मिलेगा, सस्ता सिलेंडर मिलेगा, सस्ता पेट्रोल मिलेगा, सस्ता राशन मिलेगा, लेकिन सारी चीजें महंगी है। तुम आम जन के मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस के सभी घटक दल मिलकर भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जनता के बीच में जाएंगे, इतना तय है। बिल्कुल। तो जवाब ले लेते हैं दीपक बघेल जी से, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े भी हैं पैनल में। दीपक बघेल जी, ये तो बहुत सारे आरोप आपके ऊपर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने लगवा दिए, और समाजवादी पार्टी तो ये भी कह रही है कि आप गठबंधन में झगड़ा लगवाना चाहते हैं।
अशोक जी, मैं दोनों ही भाइयों को अपने धैर्यपूर्वक सुन रहा था, कुंवर निषाद जी को और अशोक यादव जी को। इन्होंने कई सारे आरोप लगाए। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पहले कुंवर निषाद सिंह निषाद जी से शुरुआत करते हैं। इन्होंने कहा कि क्या होगा देश का। मैं इनसे ही सवाल पूछता हूँ। 55 साल प्रत्यक्ष रूप से अगर किसी ने देश के ऊपर शासन किया तो वो कांग्रेस पार्टी थी, और उसके बाद भी अगर आपको किसानों की बात करनी पड़े, आपको गरीबी हटाओ के नारे के साथ में कांग्रेस को बार बार चुनाव के बीच में लेकर आना पड़े, और उसके बाद में आप भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को उठाने लगे, महिलाओं के ऊपर अत्याचार के जैसे मुद्दों को उठाने लगे, जहाँ राजस्थान के अंदर आपके ऊपर आपके कार्यकाल के अशोक गहलोत के कार्यकाल में किस प्रकार के दृश्य आते थे, ये सारे सवाल आज भी इनको उठाने लगे कि उनको अपने राष्ट्रीय नेतृत्व में, अपने पूर्वजों पर किसी प्रकार से उनको त्याग देना चाहिए और कांग्रेस पार्टी का नाम बदल देना चाहिए, क्योंकि इतने पर तो कोई भी शर्म के मारे मोदी जी को त्याग देना चाहिए। मोदी जी को जो बलात्कारियों के साथ खड़े हुए, योगी जी को त्याग देना चाहिए जो बलात्कारियों के साथ खड़े हुए। अपनी बात पूरी कहने दीजिए, फिर आपके पास आऊंगा। उनको बात पूरी कहने दीजिए। ये एजेंडा टेक्निक्स होती है, मैं जानता हूं उनकी, कि अपने समय को बोल लो, उसके बाद में अगर कोई विपक्ष कोई दूसरी पार्टी बोले तो उसका समय खराब कर दो। तो निषाद जी से आपको बचना चाहिए। अगर एक अच्छे प्रवक्ता की निशानी है तो अपने फैक्टों के साथ में बात करें, और मैं उन्हीं फैक्टों के साथ में बात कर रहा हूँ। गरीबी हटाओ के नारे के साथ में कौन पार्टी चुनाव के अंदर आई थी? वो कांग्रेस पार्टी आई थी। क्या गरीबी हटी? प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में 13.5 करोड़ गरीबों को बीपीएल से एपीएल में आए। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ में हम तो नीति आयोग की रिपोर्ट के साथ में जा रहे हैं। और इन्होंने कहा कल्चरल नेशनलिज्म, वेलफेयरिज्म। भाई कल्चरल नेशनलिज्म नहीं होगा, वेलफेयरिज्म नहीं होगा और नेशनलिज्म नहीं होगा अगर देश के अंदर, तो वो देश किस दिशा के अंदर जाएगा? आप एक देश को किस दिशा के अंदर लेना चाहिए? क्या प्रत्येक भारत देश का प्रत्येक नागरिक क्या देशभक्त नहीं होना चाहिए? क्या उसके लिए अपने स्वार्थ, अपनी पूजा पद्धति से प्रथम क्या राष्ट्र का हित नहीं होना चाहिए? हम तो कहेंगे कि ऐसा प्रत्येक नागरिक होना चाहिए जो अपने से ऊपर अगर राष्ट्र को लेकर चले, तो ये राष्ट्र तभी तो महान बनेगा ना। इन्होंने पूछा कि इतने सालों में देश के अंदर क्या हुआ, तो इनको ये भी समझना चाहिए जिस देश के अंदर 2014 के अंदर 12 किलोमीटर तक सड़कें बनती थी, आज उसी देश के अंदर 37 किलोमीटर सड़कें प्रतिदिन बन रही है। हाईवे बन रहे हैं। जिस देश के अंदर मेट्रो कभी 5 हुआ करती थी, आज उसी देश के अंदर लगभग 20 मेट्रो आज उसी देश के अंदर है। केवल ये सारी चीजें जो बता रहा हूँ वो 14 से लेकर 22 तक के कार्यकाल की बात मैं बता रहा हूँ। जिस देश के अंदर ऑपरेशनल एयरपोर्ट 70 थे, आज वो 150 से ज्यादा हो गए। जिस देश के अंदर मेडिकल कॉलेज 380 थे, वो आज देश के अंदर 700 से ज्यादा हो गए। केवल 9.5 वर्ष के अंदर में ग्राम पंचायत के अंदर जो ऑप्टिकल फाइबर की केबल थी वो 3.5 किलोमीटर थी, आज उसका नेटवर्क 6 लाख किलोमीटर का लंबा हो गया। 55% ग्राम सड़क योजना के तहत में रोड बनी थी, आज मोदी जी के कार्यकाल के अंदर 99% बन गई। जिस देश के अंदर 20,000 किलोमीटर रेलवे लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा था, आज उसके अंदर 40,000 किलोमीटर रेलवे लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन होता है। ये होता है परिवार, ये परिवर्तन। जब नेशनलिज्म की बात को लेकर हम आगे बढ़ते हैं, आपकी तरफ स्वार्थ की बात नहीं, ये जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं अशोक तिवारी जी। मैं लगातार बोल रहा हूँ इस बात को, क्योंकि ये जनता को मूर्ख समझते हैं और मूर्ख बनाने का काम करते आए, और उसी का नतीजा है ये घमंडिया गठबंधन। आप देखिए जून से चले, आज जून से लेकर दिसंबर हो गई, इस घमंडिया गठबंधन ने 9 दिन के अंदर चले 2.5 कोस वाली जो कहावत थी वो आज सच करके दिखा दी। जून से लेकर आज तक संयोजक का नाम नहीं बता पाए, कोई इनका कॉमन मिनिमम एजेंडा नहीं बता पाए आज तक ये बता नहीं पाए कि उस गठबंधन का बेस क्या है। और उसके बाद प्रतिदिन लाइट लेने के लिए, कैमरा की वाइड लेने के लिए और मीडिया कवरेज लेने के लिए कोई ना कोई ऐसी घटनाएं करते रहते हैं कि किसी प्रकार से मीडिया के अंदर आ जाए। क्यों? क्योंकि जमीन पे काम नहीं करना। अगर इन्हें जमीन पे काम करा होता तो शायद इनको इस चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। अभी रामगोपाल यादव जी ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि हम तो 65 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। उससे पहले अखिलेश यादव जी फरुखाबाद के अंदर कह के आए थे नवल किशोर शाक्य जी को हम प्रत्याशी अपना यहाँ से घोषित करते हैं। तो सोचिए जब लगातार पहले ही तय कर चुके थे, किस बात का गठबंधन है? सब तो अपने अपने प्रत्याशी की लिस्ट तय करके बैठे हैं। कांग्रेस जो पार्टी है वो जो सबको लेकर चलने की बात कर रही है। आपने देखा होगा 5 राज्यों के चुनाव के अंदर हुए, अखिलेश यादव जी को पिछली जो बैठक से जो पूर्व की बैठक हुई थी इस घमंडिया गठबंधन की, उनको रात को 1:30 बजे तक बिठा के रखा। उनको फिर बताया गया साहब ये विधानसभा का नहीं था, विधानसभा का नहीं था, ये लोकसभा वाला था, ये लोकसभा वाला था। ऐसे करके तो नौटंकी कर रहे। सुबह 6 बजे विधानसभा का नहीं, लोकसभा चलेगा। हाँ हम लोकसभा में बात करें। कांग्रेस चोर पार्टी है, कांग्रेस चालू पार्टी है, कांग्रेस को वोट मत देना, भाजपा की बी टीम है कांग्रेस। कौन कह रहा था? ये लोग कह रहे थे कि जनता को इतना मूर्ख समझने लगे क्या आप चोर कह रहे हो, कल जाकर उसके साथ गठबंधन करने को तैयार हो जाएंगे। जनता इस देश की कुछ नहीं समझती। अशोक तिवारी जी ये सारे मुद्दे उन्होंने उठाए थे, जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया था। जनता ने इनके साथ में क्या सरोकार किया? जनता ने बता दिया इनकी आप देश के अंदर डिवाइडेड रूल की पॉलिसी नहीं चलेगी साहब। अब देश के अंदर अगर बात होगी तो केवल देश की होगी, देश के हित की होगी। आपका क्या विजन है देश के लिए? आपने एक बार भी बताया केवल सबको साथ लेके आएंगे, मोदी जी को हटाएंगे। इस बात के साथ में आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, विजन कोई नहीं। आप बताइए ना कि हम देश के अंदर आएंगे,
तो दीपक बघेल जी, मैं सीधे हेमंत तिवारी जी के पास जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और तमाम सारे मुद्दों पर उनका विश्लेषण हम लोग सुनते रहते हैं। हेमंत जी, मेरा सवाल यही है कि ये जो इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे का पेच लगातार फंसा हुआ है, हालांकि सपा कह रही है कि कोई पेच नहीं है, कांग्रेस कह रही है कोई पेच नहीं है, लेकिन ये जो अनौपचारिक तौर पर उम्मीदवारों को तैयार रहने के लिए कहा जा रहा है कि आप लोग चुनावी तैयारियों में जुटे रहिए, तमाम सारे नामों का मैंने जिक्र किया था, आपने सुना भी था, तो ये कैसे देखा जाए इसको? क्या दूसरी राह के विकल्प के तौर पर भी दोनों पार्टीज आगे बढ़ रही हैं? हेमंत जी। नहीं, ऐसा तो एकदम से नहीं है, क्योंकि देखिए किसी को चुनाव लड़ाना हो ज्यादा वक्त तो है नहीं। वो कम से कम जो संभावित उम्मीदवार है उसको इशारा जरूर करेंगे, बहुत सामान्य बात है। लेकिन इस पूरी डिबेट में अपना मंतव्य रखने से पहले मैं अपनी एक पुरानी बात को दोबारा यहाँ पे रखता हूँ। जब इंडिया गठबंधन बना उसके बाद से ही मैं लगातार कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ और आगे भी कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अपोजिशन तब तक चुनौती नहीं दे सकता है। चुनौती से मेरा मतलब चुनौती, आमने सामने की चुनौती तब तक नहीं दे सकता है जब तक किसी भी अपोजिशन के अलायंस में मायावती शामिल न हो। और मायावती किसी अलायंस में शामिल नहीं होने जा रही है। मायावती ने अपना अलग रास्ता चुनना करीब करीब तय कर लिया है। कुछ और छोटे दलों से और कुछ लाइक माइंडेड दलों से उनका एक अलायंस बनने की संभावना है। तो पहली बात थी। दूसरी बात, मुझे पता नहीं क्यों अभी से लगता है, क्षमा कीजिएगा थोड़ी सी कड़वी बात है, कि अपोजिशन मुझे लगता है कि लड़ाई के पहले ही काफी हताशा है, या कुछ ऐसा वातावरण बन रहा है, या फिर ये तीन राज्यों के जो हिंदी भाषी राज्य हैं यहाँ के चुनाव परिणामों के बाद एक अलग किस्म का वातावरण मुझे लगता है खटगट महसूस कर रहा होगा, और उसमें एडवांटेज भारतीय जनता पार्टी। हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में बड़ी सीधी सी बात है, लड़ाई फिर एक बार उसी तरीके की है जो हमने 2022 के असेंबली इलेक्शन में देखी थी, जिसमें मायावती अलग लड़ रही थी, अखिलेश यादव अलग लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी अलग लड़ रही थी, और बहुत से स्थानों पर हमने त्रिकोणात्मक लड़ाई देखी। यहाँ गठबंधन का कोई विशेष असर मैं नहीं देख पा रहा हूँ। मैं समाजवादी पार्टी का अपना इंडिविजुअल असर, उसका अपना रसूख, उसकी अपनी फॉलोइंग, उसकी अपनी स्ट्रेटजी में भले कुछ चेंज हो सकता है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन लड़ाई में उसी तरह की देख रहा हूँ जो हमने 2022 में देखी। आपको याद होगा अशोक जी, आपके चैनल पर और देश के तमाम अन्य चैनलों में लगातार फ्रॉम द डे वन इलेक्शन कह रहा था कि लोग मिजाज समझ नहीं पा रहे हैं, स्थितियां सामान्य नहीं है, भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है। तो मुझको बहुत से लोग, अपोजिशन के लोग स्वाभाविक रूप से हमसे कुछ कहेंगे, किसी के एजेंट कहेंगे, कुछ कहेंगे, लेकिन मेरी सेहत पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। आप जानते हैं मैं वही लिखता हूँ, वही बोलता हूँ लगातार कई इलेक्शन से, मेरे ख्याल में 90 के बाद से हर इलेक्शन में, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता बोलता हूँ, प्रभु की पता नहीं क्या कृपा है कि मेरा एनालिसिस बहुत सटीक जाता है। तो कुल मिलाकर मेरा ये मानना है। दूसरी बात, आपने सीट शेयरिंग की बात की, सीट शेयरिंग ये सही बात है कि मोटे तौर पर सीट शेयरिंग फाइनल हो गई। अब मेरी बात तो आपको थोड़ा अजूबा लग रहा होगा, लेकिन फाइनल हो गई है। कांग्रेस को 15 से 15 सीट तो दे रहे हैं, पहले नहीं लगता था दे पाएंगे। और चौधरी अजीत सिंह को, यानी चौधरी अजीत सिंह के सुपुत्र जयंत चौधरी को 5 सीट के आसपास से वेस्टर्न यूपी को मजबूत करने के लिए रखेंगे। और बाकी एक चंद्रशेखर आजाद के बारे में खबर यह है कि कांग्रेस के ही सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे, ये नई खबर हो सकती है आपके लिए। और भी जो कुछ है, एक आध दो सीट और किसी को दे सकते हैं। इसमें ना अखिलेश यादव कोई नुकसान है, ना इंडिया गठबंधन को नुकसान है। लेकिन आप ये देखिए अशोक कि इलेक्शन हम इतने सालों से देख रहे हैं, इलेक्शन का मिजाज देख रहे हैं, सबकी अपनी स्ट्रेटजी देख रहे हैं, अब अखिलेश यादव का पीडीए भी देख रहे हैं। लेकिन इतना तो आपको मानना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटजी होती है, जो एक सूक्ष्म प्रबंधन होता है, जो रणनीति और नियोजन होता है, वो बहुत समय पहले शुरू हो जाता है। जमीन पे रहने वाले, फील्ड में रहने वाले सब लोगों को पता है। और अपोजिशन की एक दिक्कत लगातार पिछले 10 वर्षों से देख रहे हैं कि चुनाव के आखिरी वक्त वो अपने कैंडिडेट डिक्लेयर करते हैं, बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, चीजें तय नहीं हो पाती। शायद यही वजह होगी अखिलेश यादव जो मजबूत प्रत्याशी उन्होंने समझा है, एक अपना अनुमानित तौर पर उनको उन्होंने कह दिया होगा कि आप तैयारी करिए। क्योंकि अखिलेश यादव से एक बहुत बड़ी चूक 2022 में हुई थी, जिस सबको लग रहा है उनको समझ में आ गई है।
क्योंकि हुई थी कि उनके पास जो भी कैंडिडेट आते थे, मान लीजिए बछरावा से 5 लोग आए, सबको उन्होंने कहा चलो चुनाव की तैयारी करो। तो सब समाजवादी पार्टी के चुनाव की तैयारी करने के बजाय अपने चुनाव की तैयारी करने लगे, और बाद में वो बैकफायर कर गया, जिसका बड़ा नुकसान भी हुआ। वरना अखिलेश यादव मुझे लगता है कि सिर्फ 100-125 सीट पे तो नहीं आते, कम से कम 160-170 सीट तक जा सकते थे, पर उनको अपनी गलतियों के एहसास जरूर हुआ होगा। लेकिन यहाँ लड़ाई दूसरी किस्म की है 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में। मैं खाली एक मिसाल देता हूँ कि आप देखिए, आजमगढ़ में जो सीट 2014 में मुलायम सिंह यादव ने बहुत आखिरी 2 दिनों की कठिन तपस्या और संघर्ष के बाद जीती थी, बहुत कम मार्जिन से। 2019 में वो सीट अखिलेश यादव ने, अखिलेश यादव से छूटी हुई सीट थी जिसपे धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे थे, जो यादव परिवार के लाडले हैं, सांसद रह चुके हैं बदायूं से। आपने क्या सूरत वहां देखी थी? आपने वही सूरत देखी थी कि मायावती के एक मूव ने सारा पासा पलट दिया। मतलब एक मुस्लिम कैंडिडेट गुड्डू जमाली को वहां फील्ड करके मायावती ने पूरा इलेक्शन का परिणाम ही बदल दिया साहब। और कोई सोच नहीं सकता था कि आजमगढ़ जैसी सीट पर जो अखिलेश यादव एक बड़े कद्दावर नेता है, पोजीशन को उन्होंने छोड़ी है, और क्या समाजवादी पार्टी वहां हार जाएगी? इसकी इसकी संभावना किसी को नहीं थी। तो मायावती एकदम अलग है, अपना उनका अपना हिसाब है, और इसमें कोई शक नहीं कि यही अपोजिशन है, यही इंडिया गठबंधन है जो एक नहीं 51 बार कह चुका है कि मायावती तो भारतीय जनता पार्टी के बगलगीर हैं, और ये 2022 से परिणाम हो जाएं तो दूसरे चरण की 48 सीटें, जिसके बारे में मैं आपसे कई बार जिक्र कर चुका हूं, हम लोग पर्सनल डिस्कशन भी अशोक जी हो चुका है। 48 सीट दूसरे तीसरे चौथे चरण की 48 ऐसी सीटें थी जिनके चुनाव परिणाम आप देख लीजिए, जिनके नतीजों को प्रत्यक्ष रूप से मायावती के कैंडिडेट ने, मायावती की यानी बसपा के जो कैंडिडेट थे उन्होंने पलट दिया। वरना फिर अखिलेश यादव बढ़िया चुनाव लड़ते। समाजवादी पार्टी अच्छा इलेक्शन लड़ रही 2022 में। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि बीजेपी थम्पिंग मेजॉरिटी से दोबारा आई और रिकॉर्ड बना एक तरीके से लगातार सरकार बना। तो साहब, भाषण करने में राष्ट्रीय समस्याएं बड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैं चाहता हूं, बहुत अच्छा लगता है अभी अशोक जी ने और हमारे निषाद जी ने जो है ने इस बात को उठाया, बहुत अच्छे तरीके से उठाया। हमारे कांग्रेस के ये इशूज उठने चाहिए, लेकिन ये इशूज पार्लियामेंट में उठने चाहिए, असेंबली में उठने चाहिए। जहां नहीं उठ पाते हैं वहां विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। इस तरह के इशूज उठने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य हमारी जमहूरियत की सबसे बड़ी बदकिस्मती यह है कि इन इशूज को नेता उठाते तो हैं, लेकिन जनता पता नहीं क्यों स्वीकार नहीं करती है। उसका कारण यह है कि अब हम लोग जात के नाम पर, समूह के नाम पर, धर्म के नाम पर रिएक्शन के आधार पर वोट करने के आदी हो गए हैं, तो परिणाम वैसे ही निकलेंगे। अब हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, या जैसे अभी बहुत अच्छा हमारे को लगता है अशोक जी ने एक बात उठाई, जो धर्म गुरु हैं, धर्म गुरुओं के दखल से श्रीलंका की इकोनॉमी बर्बाद हो गई, नष्ट हो गई। इकोनॉमी नष्ट हुई, धर्म गुरुओं का दखल रहता था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यही बात अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में कहेंगे, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कहेंगे, और उस वक्त कहेंगे जब पूरे देश में राममय वातावरण बनाने की शायद इतिहास की सबसे बड़ी महायोजना भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, तो भाई साहब, वो जो धर्मभीरु हैं, जो राम जी को मानते हैं, जो गुरुओं को मानते हैं, जो आराध्यों को मानते हैं, जो देवताओं को मानते हैं, जो मंदिरों को मानते हैं साहब, उनका रिएक्शन भी होता है। और ये रिएक्शन हमने एक नहीं अनेक बार देखा है। तो अपोजिशन को भी इन इश्यूज को बड़ा सेंसिटिवली लेना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन में एक छोटी सी चीज आपका पासा खराब कर सकती है, और खासतौर से उस वक्त जब आप बहुत मजबूत नहीं है। तो ये स्थितियां हैं। हालांकि सभी अपोजिशन के सभी दलों में कोई न कोई आपसी विवाद या एक दूसरे के बीच का विवाद रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस वक्त इतनी शक्तिशाली हो गई है कि अपोजिशन को एक साथ आना ही होगा। वैसे तो मेरा मानना था अगर मायावती गठबंधन में होती, ठीक है, 2019 में मायावती अखिलेश का एक जो डेडली कॉम्बिनेशन, पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन माना जाता था इतिहास का सबसे उसका उतना मजबूत, फल नहीं आया, लेकिन उसका उतना फायदा नहीं मिला। लेकिन नहीं मिलता। अगर इस मरतबा इंडिया गठबंधन में मायावती होती तो भारतीय जनता पार्टी को
समझिए नाकों चने चबाने पड़ते, पर वो नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बढ़िया मक्खन मलाई भरी थाली शानदार, इसमें 56 भोग पूरा लगा हुआ है साहब। वो भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ रहा है कि मिलने जा रहा है, इसीलिए 80 में 80, 80 में 78, इस तरह की बातें हो रही। फिर भी बेशक आज की तिथि में मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का एडवांटेज, जैसे टेनिस का गेम होता है ना, टेनिस गेम में दो जो खेलते हैं टक्कर करते हैं, उसमें एक पक्ष को एडवांटेज होता है। तो आज की तारीख में एडवांटेज बीजेपी है, और अपोजिशन जो स्कैटर्ड है, जो एक साथ नहीं है, उसको एडवांटेज बीजेपी वाली टीम से मुकाबला करेगी। बिल्कुल। अशोक यादव जी, हेमंत तिवारी जी ने बहुत बड़ा सवाल उठाया है कि अभी यूनाइट नहीं है पूरा इंडिया गठबंधन, मतलब जितने भी बीजेपी विरोधी दल है वो सभी एक साथ नहीं है। तो क्या आप लोगों को भी लगता है कि इंडिया गठबंधन में कहीं मायावती भी शामिल होती, या आप लोग इस बात को एक बड़े प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक कर पाते तो उसका ज्यादा फायदा उठा पाते आप लोग? अशोक यादव जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। म्यूट आता, म्यूट। अशोक जी, अशोक जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो मैं ये सवाल कुंवर सिंह निषाद जी से ले लेता हूं। आप, मुझे लगता है आप म्यूट पर हैं, एक बार अपना आप सिस्टम चेक कर लीजिए। कुंवर सिंह निषाद जी, मुझे बताइए कि जो सवाल मैंने अभी अशोक यादव जी से पूछा कि क्या इस इंडिया गठबंधन में मायावती की कमी खलती है क्या, जो बात हेमंत तिवारी जी ने अभी उठाई और ये कहा कि अगर वो भी इस गठबंधन में होती तो शायद ज्यादा असरदार होता गठबंधन, इंडिया गठबंधन। देखिए, इस बात में दो राय नहीं है कि मायावती जी एक मजबूत और जनाधार वाली नेता है। इस बात को यदि मैं इनकार भी कर दूं तो ये बात पर पर्दा नहीं डाला जा सकता है। मायावती जी के पास उत्तर प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना तक, जो दक्षिण भारत के भी जो राज्य हैं, वहां तक मायावती जी की अच्छी पहुंच और पकड़ है। उनके पास एक अच्छा जनाधार है। हम तो लेकिन इस सरकार में जो सबसे ज्यादा उत्पीड़न जो हो रहा है वो सवर्ण समाज का नहीं हो रहा है, वो संपन्न जातियों का उत्पीड़न नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा उत्पीड़न यदि भारतीय जनता पार्टी की किसी सरकार में हो रहा है तो वो दलित समाज का हो रहा है। और दलित समाज की ऐसी कई घटनाएं सामने आई, चाहे ऊना का प्रकरण हो, चाहे रोहित वेमुला का मामला हो, चाहे मध्य प्रदेश में सी में जो दलितों के ऊपर जो जिस प्रकार का पेशाब करने का जो बात आई, यूपी में हाथरस की बेटी की हत्या करने, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण रूप से उसकी हत्या होती है और उसको रात के 2 बजे जला दिया जाता है। सुल्तानपुर में 1200 रुपए मजदूरी मांगने के लिए एक दलित व्यक्ति मजदूर की हत्या कर दी जाती है। बदायूं में एक सार्वजनिक नलकूप से पानी पीने के कारण इसी नवंबर माह में 2023 में एक दलित व्यक्ति की हत्या कर दी गई। तो सबसे ज्यादा उत्पीड़न यदि किसी का हुआ है तो दलित समाज का हुआ है। तो हम तो कहते हैं कि मायावती जी अगर होती तो निश्चित रूप से यदि वो फैसला करती हैं तो निश्चित रूप से जनाधार बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है, पिछले यदि 5-7 साल का यदि रिकॉर्ड उठाया जाए मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से, इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि मेरी पार्टी मुझे इस बात को कहने के लिए मना करती है, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि मायावती जी ने भारतीय जनता पार्टी को लगातार ऑक्सीजन देने का काम किया है। इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल अशोक यादव जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है, जो बात अभी हेमंत तिवारी जी ने उठाई कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से यूनाइट नहीं। आ रहे हैं दीपक जी, आपके पास आ रहे हैं इसके बाद। तो अशोक जी, ये जो बात उठाई हेमंत तिवारी जी ने, उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन यूनाइट नहीं है। वो सार्वजनिक फोरम पर अपनी बातों को उतनी मजबूती से नहीं ला पा रहे हैं जितनी मजबूती से बीजेपी ले आती है। अशोक जी, अशोक जी, आपकी आवाज फिर नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि आपके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, बिल्कुल आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। म्यूट पे तो नहीं है आप म्यूट पे हैं अशोक जी। अशोक जी, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। एक बार अपना सिस्टम ऑफ करके दोबारा ऑन करिए अपना। बिल्कुल। तो दीपक बघेल जी, आप कुछ कह रहे थे। हेमंत जी ने कहा कि आपके हाथ में तो लड्डू आ गए, दोनों हाथ में। इंडिया गठबंधन यूनाइट नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है 22 तारीख को, तो आपके लिए तो बल्ले बल्ले की स्थिति है। अशोक तिवारी जी, ये कोई लड्डू नहीं है,
इसके लिए न जाने कितने कार्यकर्ताओं ने लगातार मेहनत की, दिन रात काम किया, भारतीय जनता पार्टी का झंडा डंडा उठाया, बूथ से लेकर वार्ड स्तर तक, वहां पर पन्ना प्रमुख से लेकर प्रत्येक कार्यकर्ता जब दिन रात मेहनत करता है, सरकार की योजनाओं को लेकर जाता है, समाज के बीच में समन्वय का काम करता है, जब जाकर ऐसी सरकारें आती हैं और उसके बाद एक नेता पैदा होता है उन्हीं लोगों के बीच में से, जिसका नाम है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और ये हम लोगों के बीच में से है, कोई ऐसा नहीं कि कहीं बाहर से लेकर आए हो, कोई परिवारवादी, कोई मोहब्बत के साथ में नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के पिताजी कोई ऐसा नहीं थे कि किसी राजघराने से संबंध रखते थे। हम जैसे एक कार्यकर्ता ने एक शुरुआत करी, एक वार्ड स्तर से लेकर, एक बूथ स्तर से लेकर, और वो प्रदेश की राजनीति तक पहुंचते और उसके बाद देश की राजनीति में पहुंचते और उसके बाद देश के नाम ऊंचा रोशन करने के लिए आज वो लगातार अथक मेहनत करते जाते हैं, उसके बाद में ये सारी चीजें खड़ी होती है। अभी इन्होंने हमारे कुंवर सिंह निषाद जी ने कई सारे आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। अरे दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार भारतीय जनता पार्टी ने किया। अरे साहब, इनके समय पर तो दलितों के ऊपर बड़ा प्रेम बरसाया जा रहा था। खैर, कहने की बात नहीं है, वाट आउट भी हो जाएगी, बात प्रतिवादन हो जाएगा, परंतु मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अगर दलितों का मसीहा या दलितों को लेकर आगे बढ़ाने का काम मायावती जी कर रही थी, तो क्या आवश्यकता पड़ गई कांग्रेस पार्टी को कि राजस्थान के अंदर उनके 6 एमएलए को ले लिया जाए? क्या आवश्यकता पड़ गई उनके बंगाल के अंदर एमएलए को ले लिया जाए? ये कांग्रेस पार्टी है ना, एक तरफ दलितों की बात करती है और एक तरफ दलितों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले के पार्टी के एमएलए को छोड़ के अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। तो मतलब इनकी दुभाषियत है, इनका दोहरापन, इनका दोगलापन तो सबके सामने है। ये किस प्रकार की बात करते हैं? केवल और केवल अशोक तिवारी जी केवल एक एजेंडा है किसी प्रकार से ये इनके प्रकार की सत्ता के अंदर आया जाए। कभी कल्चर नेशनलिज्म के नाम पर उसे डाइवर्ट करना, कभी नेशनलिज्म के नाम पर डाइवर्ट करना, कभी सेकुलरिज्म के नाम पर डाइवर्ट करना। इनके पास नाम बहुत है पर काम के लिए कुछ नहीं है। अरे अगर इनको चुनाव लड़ना था, वास्तव में अगर अपनी बात जनता तक पहुंचानी थी और उनको लगता था कि जनता इनकी बात सुने, तो जनता के बीच में जाते, जनता के बीच में कार्यक्रम करते, अपनी योजनाओं को लेकर जाते। आपने देखा होगा यही सारे मुद्दे इन 5 राज्यों के चुनाव के अंदर थे और नतीजा क्या है? जनता ने इनकी चलती हुई सरकारों को नकार दिया। सोचिए, आज 2013 से लेकर आज 2023 तक के अंदर 60 विधानसभा चुनाव हुए। 60 विधानसभा चुनाव के अंदर 47 विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी। क्या कहते हैं, 2012 से लेकर और अब तक 12 ऐसी सरकारें रही, 12 विधानसभा चुनाव हुए जिसमें एक बार भी कांग्रेस पार्टी रिपीट होकर नहीं आती। तो ये कौन बताता है? 17 स्टेट और यूटीज के अंदर एक भी सांसद कांग्रेस पार्टी का नहीं है, 12 के अंदर एक सांसद है। तो ये इसलिए इनकी दर्शाता है। आज उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो इनके पर स्टैटिस्टिक्स में कहाँ है? 30 वर्षों को 35 वर्षों से एनडी तिवारी जी के बाद में तो इनकी कोई सरकार आई नहीं। तो जनता ने अगर इनको नकारा है, और लोकतंत्र के अंदर अगर जनता किसी को नकारती तो उसके पीछे कुछ ना कुछ प्रमुख कारण होते हैं। जनता ने उन्हें इसलिए दरकिनार किया कि उनकी नीतियां जनता के समझ में नहीं आई। उनको लगा कि ये सरकारें हमारे हितकारी नहीं है। और रही बात प्रैक्टिकलों की, तो इस उत्तर प्रदेश में कौन से प्रैक्टिकल नहीं देखे मुझे बताइए? और ऐसा क्या इन प्रैक्टिकलों से नया बदलने वाला है जो नए प्रैक्टिकल होते ही नई चीजें बदल जाएंगी? इस उत्तर प्रदेश ने कांग्रेस का 2 लड़कों का साथ भी देखा, गुगा भतीजा को भी देखा, उसके बाद राष्ट्रीय लोकदल, गुगा भतीजा और ये सारे लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़े। 22 के अंदर भी सब सारे गठबंधन इन्होंने देखा। और इनका तो गठबंधन का प्रक्रिया समाजवादी पार्टी की कुछ ऐसी है कि अगर इनको गठबंधन के अंदर कोई दल ले लिया जाए और वो बाद में गठबंधन से बाहर निकल जाता है तो उनके यहाँ से उनकी गाड़ियां तक खिंचवाने का काम करती है। तो इस प्रकार से तो ये अपने गठबंधन चलाते हैं और इनके पास कोई नीति नहीं, कोई नियत नहीं, कोई नेतृत्व नहीं, केवल और केवल परिवार को आगे बढ़ाना है। और जब परिवार को ही आगे बढ़ाना है तो जनता भी समझ चुकी है कि ऐसे परिवारवादी लोगों को आगे नहीं बढ़ाना है। अब राजा के पेट से राजा का बेटा पैदा नहीं होगा, अब गरीबों के वोट से राजा का बेटा पैदा हुआ। और ये गरीबों ने, जनता ने, इस देश की जनता ने तय कर लिया। और इसलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अगले प्रधानमंत्री होने वाले हैं, पुनः वो प्रधानमंत्री बनेंगे। और आप देखिएगा अशोक तिवारी जी, हम इस उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से डिबेट करेंगे चुनाव के बाद में, देखिएगा क्लीन स्वीप करेगी भाजपा उत्तर प्रदेश के अंदर 80 में से 80 लोकसभा सीटें जीत कर आने वाले। अशोक यादव जी हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं। अशोक जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? बीच में आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। तो अशोक जी मुझे बताइए कि जी बिल्कुल, तो ये बीजेपी तो बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है कि प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तीसरी बार नरेंद्र मोदी, और पहले भी बहुत सारे गठबंधन उत्तर प्रदेश में हुए हैं, कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का, बसपा का, लोकदल का, तो कोई बहुत बड़ा बदलाव तो देखने को नहीं मिला। अशोक जी, गठबंधन धर्म, जी देखिए, गठबंधन धर्म की बात हमको सिखा रहे थे दीपक भाई। आप ये बताइए कि इन्होंने जिसके साथ गठबंधन किया उसको इन्होंने अजगर की तरह निगलने का प्रयास किया। आपको याद होगा, मैं कितना बताऊं आपको, महाराष्ट्र की बात देख लीजिए, वहां पे शिवसेना के छोटे भाई बन के गए थे और आखिरी में उनके जो है निगल गए। उनको नीतीश कुमार जी से पूछिए इनकी स्थिति क्या है, 43 विधायकों पर ले आए, उनको इंटरनल जो है उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं। और उधर जो लोजपा के लिए उनके सारा पूरा भाजपा के कैडर के लोग लोजपा का प्रचार कर रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं ये लोग जिसके साथ गठबंधन करते हैं उसके जड़ में मट्ठा डाल देते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। पूरे हिंदुस्तान का किसी स्टेट का गठबंधन का देख लीजिए, आपको वही चीज मिलेगा। इसलिए जब वाजपेयी जी का जमाना था तो एनडीए हुआ करता था, आज मोदी जी के जमाने में सिर्फ भाजपा बचा है, और भाजपा भी नहीं बची है, सिर्फ मोदी जी बचे हैं। आपको मैंने देखिए अशोक जी, रेलवे स्टेशन पे अगर कभी जाइए तो बड़ी अच्छी अच्छी किताबें मिलती हैं। एक दिन मैं देख रहा था कि धन कमाने के 101 तरीके। मेरे मन में विचार आया कि अगर इस तरह की किताब हमारे अगर 56 इंच वाले साहब कुछ लिखें कि जनता को भ्रमित करने का या जनता को धोखा देने के 101 तरीके, इस तरह की किताब अगर वो लिखेंगे अपने रिटायरमेंट के बाद 2024 के बाद, तो वो किताबें मुझे लगता है वर्ल्ड में फेमस हो जाएगी, क्योंकि इतना उनके पास अनुभव है, इतना रिच एक्सपीरियंस है उनके पास इस तरह की चीजों का, कि ये जो है किताब पूरा मास्टर ब्लास्टर साबित होगी, मतलब जबरदस्त उसकी बिक्री होगी। अच्छा, दूसरी बात पूरा भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है अशोक जी, पूरा मैनिफेस्टो फर्जी निकला। चाहे 2014 का मैनिफेस्टो ले लीजिए, 2019 का मैनिफेस्टो ले लीजिए, आप मैनिफेस्टो कहाँ बनाते हैं दीपक भाई? इतना मेहनत करके 50 पे 60 पे झूठे प्रिंट करवाते हैं, लोगों को बांटते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। आप कह दीजिए कि हम मैनिफेस्टो खाली बेवकूफ बनाने के लिए जनता को लाते हैं, और अब किताब भी आप लॉन्च कर दीजिएगा हमारी तरफ से, माननीय जी की तरफ से, सॉरी। तो इस तरह की चीजें जो है आप लोग करिए। अच्छा, रह गई बात, आप ये बताइए कि पूरे देश में कल्चर ऑफ साइलेंस, थोड़ा सीरियस बात हो जाए, कल्चर ऑफ साइलेंस जो माहौल माननीय मोदी जी के इरा में आया है, अशोक जी आप बताइए कि इस देश में आप चुने हुए सांसदों को, चुने हुए विधायकों को उठा के सदन से बाहर फेंक दे रहे हैं। आप कल्चर ऑफ साइलेंस का आप इतना बड़ी पार्लियामेंट क्यों बनाए हैं? आप जितना 17वीं और 16वीं लोकसभा का मैं बात बता लूं, जितना भी नियम पारित हुआ है, आधे से अधिक नियम अध्यादेश के जरिए लाया इस सरकार ने, आधे से अधिक, और 16% नियम, मात्र 16% इन्होंने स्टैंडिंग कमेटी को या सिलेक्ट कमेटी को भेजा है। इसके पहले जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, 72% जो नियम बिल्स होते थे वो सिलेक्ट कमेटी को भेजे जाते थे, 72%। इन्होंने कितना भेजा? 16%। तो ये पूरे देश में देखिए साइलेंस, कल्चर ऑफ साइलेंस, सबको चुप करना चाहते हैं, मीडिया को चुप, विपक्ष के मुंह पे टेप, मीडिया के मुंह पे टेप, जो भी बोलेगा, जो कोई संवैधानिक संस्थाएं जिनको चेक एंड बैलेंस के लिए संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे जो ईडी हो, सबके मुंह पे टेप। चुनाव आयोग में इन्होंने क्या किया, आपने देखा होगा कैसे सुप्रीम कोर्ट ने बताया व्यवस्था कि सीजेआई रहेंगे, एक पीएम रहेंगे, नेता लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे। उसमें इन्होंने बारीकी से एक कैबिनेट मंत्री से बदलने का प्रयास किया सीजेआई को। तो कहीं ना कहीं सारी संवैधानिक शक्तियों को, ये कहते हैं ना घमंडिया गठबंधन, हर डिबेट में लोग कहते हैं घमंडिया गठबंधन। असल में घमंड किसके पास है? जो एरोगेंस है, ये जो मतलब ब्रूट मेजॉरिटी का जो एरोगेंस है कि हमारे पास मेजॉरिटी है, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। अभी इनके जो कानून मंत्री थे रिजिजू साहब, सुप्रीम कोर्ट को बड़ी लाल आंखें दिखाते थे, कहते थे सुप्रीम कोर्ट को जनता चुनी है कि हमको चुनी है, जनता के बीच हमको जवाब देना है कि सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना है। अरे भैया, जो आपका अधिकार क्षेत्र में उसी में आप काम करेंगे ना। तो जनता आपको चुनी, जिसका मतलब थोड़ी कि सुप्रीम कोर्ट भी आप चलाएंगे, चुनाव आयोग भी मोदी जी चलाएंगे, ईडी भी मोदी जी चलाएंगे, मीडिया भी मोदी जी चलाएंगे। चुनाव जीतने का मतलब नहीं होता जो दीपक भाई, चुनाव जीतने के लिए जो संवैधानिक पावर आपको संविधान ने दिया है, उसी पावर में आप करने के लिए बाउंड हैं। लेकिन आप लोग संविधान की प्रतियां जलाने वाले लोग हैं। आप लोग बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं और उन्हीं के लिखे हुए संविधान की प्रतियां जलाने का काम आप लोग करते हैं। आप लोग पूरे देश में मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं इस संविधान को हटा करके, तो कैसे आप देश को चलाएंगे? ये इंडिया गठबंधन की यही आइडिया ऑफ इंडिया, ये जो पूरे इंडिया का आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया गठबंधन, जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को हमारा गठबंधन इंडिया गठबंधन रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको मैं बता दूं आपकी हकीकत क्या दीपक भाई, बस बहुत थोड़ा समय लूंगा। 2014 में आपने जब अन्ना आंदोलन खड़ा किया था फर्जी वाला, उसके बाद आपने कितना पाया वोट शेयर? 32%। उसके बाद पुलवामा का मामला हुआ, शहीदों की चिताओं की आग नहीं ठंडी हुई थी, मुझे कहने में थोड़ा शर्म आ रही है, 24 घंटा भी नहीं बीता था, इन्होंने इतना निर्लजता किया, उन शहीदों का फोटो लगा लिए अपने मीटिंग में, और माननीय मोदी जी चूरू में चले गए वोट मांग ले। भाइयों, आपका पहला वोट पुलवामा के शहीदों के नाम से मिल सकता है क्या? अरे भैया, कितना नीचे गिरेंगे आप वोट के लिए? दीपक भाई प्रणाम आप लोगों को, इतना नीचे मत गिरिए। अरे नीचे कीजिए, गंभीर आरोप लगाए हैं समाजवादी पार्टी ने आपके ऊपर, दीपक भाई।
अशोक जी अशोक यादव जी ने कई गंभीर आरोप लगाए। इन्होंने कहा 101 तरीके भ्रमित करने के। मैं कह रहा हूँ 101 तरीके भ्रमित करने के आपने लगा के देख लिए। उसके बाद आप सत्ता में आए थे और उसके बाद जनता ने आपको दरकिनार किया। उत्तर प्रदेश के अंदर 35 वर्षों के अंदर कोई इतिहास था, अगर कोई मुख्यमंत्री अगर रिपीट करता और जनता किसी को अगर जनादेश देती तो वो ऐसे नहीं देती। वो अंधी नहीं है, वो बहरी नहीं है, वो देखती है कि समाज के अंदर क्या परिवर्तन आया, किन योजनाओं का जनता को लाभ मिला, भ्रष्टाचार कितना कम हुआ, किस प्रकार से सुरक्षा का वातावरण बना। ये सारी चीजें जनता देखती है जब आगे तौलती और आकलन करती है और जब किसी सरकार को चुनती है। और अगर आप उनकी चुनी हुई सरकारों को कहना चाहते हैं कि वो गलत तरीके से आई है तो ये फैसला मैं जनता के ऊपर छोड़ देना चाहता हूँ कि जनता आपके बारे में क्या सोचती है। इन्होंने बड़ी अच्छी बात करी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मैं कहता हूं ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी लाइन है। मैं पढ़ता है इसको यूनिटी इन डाइवर्सिटी, परंतु मैं इस यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब कभी नहीं समझ पाया। जब यूनिटी की बात आती है इन डाइवर्सिटी में तो एक ही डाइवर्सिटी इनको नजर आती है, एक विशेष समुदाय की डाइवर्सिटी इनको नजर आती है। क्या दूसरे समुदाय की कोई डाइवर्सिटी नहीं है? क्या दूसरा समुदाय कुछ नहीं है? क्या वो एक बहुसंख्यक समाज को आपने अलग थलग कर दिया? उसके ऊपर क्या क्या बीती होगी? जब एक बात बताइए, 500 वर्षों से वो एक मंदिर के लिए लगातार संघर्ष कर रहा था। जब आपने एक बात उठाई थी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, चलो छोड़िए, अगर राम मंदिर की बात आती है, चलो कृष्ण जी के मंदिर की बात आती है तो चलो इन बातों को पीछे हटाते, हम सब भाई भाई हैं, चलो इनके लिए मंदिर बनाने देते हैं। किसी ने नहीं करने दिया। आखिरकार हमें कोर्ट से जाकर लड़ना पड़ा, लगातार 78 संघर्ष करने पड़े और न जाने कितने लोगों की जान गई, कितनी लाठियां चार्ज हुई जब जाके मंदिर बनाओ। उसके बाद भी लोगों की क्या प्रतिक्रिया आती है? अरे साहब राम डूब के मर गए होंगे, अरे रामचरितमानस दलितों को भड़काने का काम कर रही है, अरे डेंगू मलेरिया हिंदू धर्म। ये सारे किसकी प्रतिक्रिया है? यही समाजवादी पार्टी है, इनके नेता है। पदोन्नत और पुरस्कृत करने का काम किसने किया? इन्हीं की पार्टी ने किया। राष्ट्रीय महासचिव किसने बनाया? अशोक यादव जी, आपकी पार्टी ने बनाया, अखिलेश यादव जी ने बनाया। प्रियांक खड़गे लड़का किसका है? कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष का। कौन उसको संरक्षण देने वाला है? कौन वहां पर स्टालिन के बेटे को संरक्षण देने वाला? ये सारे लोग लगातार एक ढंग के ऊपर बात करें, अगर शिवलिंगों के बारे में कितना गंदा गंदा अभद्र टिप्पणियां करें तो सारी चीज यूनिटी इन डाइवर्सिटी और दूसरे के ऊपर अगर कोई एक शब्द उठा ले तो कैसे खोल कर आगे थे नुपुर सभा के समय पर, कैसे कैसे निकल कर आए थे और कैसे कैसे लोगों के कत्ल हुए थे उदयपुर के अंदर, ये किसी ने नहीं देखा गया? वहां यूनिटी इन डाइवर्सिटी नहीं होती, केवल और केवल एक विशेष धर्म के लिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इस चरित्र से बचना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी सबके साथ, सबको विकास के साथ में, सबके प्रयास के साथ में सबको आगे लेकर चलने का काम कर रही है। हमने किसी के साथ तुष्टीकरण नहीं किया। ये मजबूत सरकार लेकर आते थे, आज एक मजबूत सरकार है जो सबको साथ में लेकर चलती है। के पास जा रहा हूं और अब मैं अपने वापस मूल प्रश्न पर आ रहा हूं कि ये जो सीट शेयरिंग का मुद्दा जिसको लेकर मैंने ये चर्चा आज आमंत्रित की थी, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला, तो कुंवर सिंह निषाद जी जो बात अभी थोड़ी देर पहले हेमंत तिवारी जी कह रहे थे कि कांग्रेस को भी पता है कहां लड़ना है, सपा को भी पता है कहां लड़ना है, तो आप कहां लड़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में? हम जमीन पर लड़ने जा रहे हैं। और अशोक जी इतना स्पष्ट है कि हम 80 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा। और दीपक जी ने जो बात की, दीपक जी की बात का मैं जवाब देना चाहूंगा। बहुत मेहनती है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, बहुत मेहनती है। साथ में इतना भी आपको जोड़ना चाहिए, बहुत झूठे हैं, जुमलेबाज हैं, निकम्मे हैं और वह कायर है। कायर है, कायर इसलिए कहूंगा क्योंकि बनारस की घटना के बाद से उन्होंने बड़ी मेहनत की। अशोक की मेरी बात हो जाए, अशोक उन्होंने बड़ी मेहनत की। बलात्कारी को उठाया, उन्होंने कुलदीप सेंगर को उठाया, उन्होंने चिन्मयानंद को उठाया, उन्होंने कुणाल मिश्रा को, सक्षम मिश्रा को, आनंद चौहान को शरण देने का काम किया। इस देश में पहली बार अगर मुझे झूठ बोलने पर अगर मुकदमे लगने लगे तो 420 के 40,000 मुकदमे नरेंद्र दामोदर दास मोदी के ऊपर दर्ज होंगे। इस देश में सबसे ज्यादा कायर निकम्मा प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है तो मोदी जी हुआ है। इस बात को चाहिए। और आपके 2 करोड़ लोगों को राशि देने का काम करें। अपनी मौसी के घर से ला रहे हैं नरेंद्र मोदी, अपनी मौसी के घर से ला रहे हैं नरेंद्र मोदी। करते लाए नरेंद्र मोदी, लेके आए थे क्या? मोदी जैसे जुमलेबाज की और जनता नकारे की तथ्य कर ली थी। जुमलेबाज, झूठे, निकम्मे, नकारा को जनता नकारे की तय कर ली। रुकिए, हाँ अशोक यादव जी बताइए।
जी बताएं, पूछे सर, पूछें। किन सीटों पर लड़ेगी समाजवादी पार्टी और कहां कहां लड़ने जा रही है? देखिए, ये सवाल न तो हम बता पाएंगे, न तो दीपक भाई बता पाएंगे, न तो हमारे कुंवर भाई बता पाएंगे। ये सवाल हम लोग नहीं बता पाएंगे। ये सवाल जब पार्टी शीर्ष नेतृत्व के माध्यम से ये सब चीजें जो जाहिर होंगी, पब्लिक में आएंगी, ये सवाल हम लोग के ऊपर का सवाल है। तो ये चीजें जो है जब सारा सीट शेयरिंग हो जाएगा तो पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, फिर हम लोग भी बोलना शुरू कर देंगे। अभी हम लोगों के अधिकार क्षेत्र से बाहर है कि कितना सीट पे हम लड़ेंगे, कितना सीट पे कांग्रेस लड़ेगी। ये सारी चीजें हम लोगों के क्षेत्र से बाहर है सर। बिल्कुल। अब अंतिम सवाल हेमंत तिवारी जी से लेने जा रहा हूं। हेमंत जी, हम लोगों ने पूरी चर्चा में कांग्रेस को भी सुना, समाजवादी पार्टी को सुना, बीजेपी को सुना, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, गंभीर आरोप एक दूसरे के ऊपर लगाए गए। लेकिन मेरा मूल सवाल अभी भी वही है कि सीट शेयरिंग की जो बात आपने कही थी कि कांग्रेस को भी पता है कितनी सीटों पर लड़ेगी, सपा को भी पता है कितनी सीटों पर लड़ेगी, तो ये जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है, क्या लेट नहीं हो रहा है इसको सामने आने में? क्या अब तक सीटों का बंटवारा हो नहीं जाना चाहिए था? अरे साहब, अब तक संयोजक नियुक्त हो जाना चाहिए था। कौन है कन्वीनर? कौन है मुखिया जो लोगों की राय लेगा, बात करेगा, लीड करेगा? अभी यही नहीं तय है। आप सीट तय करने चले हो यार अशोक जी। आप बड़ी जल्दी में हो। ये सब इत्मीनान से सारी बात करते हैं। पूरी डिबेट सुन डालिए, दोबारा सुनिएगा। आप एंकर हैं, इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इतना अच्छा बोलते हैं। कुंवर निषाद बहुत बढ़िया बोलते हैं, अच्छे ओरेटर हैं, बहुत अच्छी स्टडी है। अशोक यादव जी बहुत बढ़िया बोलते हैं। लेकिन इन दोनों के समस्त सारे जितना बोला पूरे वक्तव्यों को आप 3 बार सुन लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, उत्तर प्रदेश का एक उठाया इन्होंने नरेंद्र मोदी को क्या से क्या कह दिया, बहुत अपमानजनक विकास, क्षमा कीजिएगा। नरेंद्र मोदी भले भाजपा को देश के प्रधानमंत्री, इतना ख्याल रखना चाहिए। मैं कुंवर जी की बहुत सी बातों को बिल्कुल इस चैनल पर आया है, मैं थोड़ा इस बात का दुख है। कोई प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, कम से कम थोड़ा लिहाज होता है। और अगर आपको इतना सब कहना है तो उनके खिलाफ जाके FIR लिखा दीजिए। 1 लाख 1 करोड़ लोग बीच में क्या बात कर रहे हैं। और अगर यही बात करनी है तो वाकई आपके जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, जिन जब जो बताएंगे हमको इतनी सीट मिली है और आप ही बताइए, उन नेताओं को जरा बताइए कि उत्तर प्रदेश की गलियों में, सड़कों पर, गांव में, देहात में, कस्बों में, शहरों में, मंचों से नरेंद्र मोदी कितनी गालियां दें। नरेंद्र मोदी को जितनी गाली दोगे उतना नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। ये भी देखा गया है। जितना आप गाली दोगे उतना ही उनकी सीटें बढ़ रही हैं। अगर कोई पार्टी लगातार जीत रही है और आप लगभग वही चीजें लगातार कह रहे हैं, तो इससे आपको स्वयं अपने विषय वस्तु का जो आप उठाते हो और मतलब जो इश्यूज आप उठाते हो, आपको इसकी मीमांसा करनी चाहिए। तो कहाँ वो काम नहीं कर रही है? कहाँ काम कर रही है? आप बताइए। 2019 में आपने सब कुछ कर डाला, क्या कहा? एक सीट मिली। 2022 के इलेक्शन में आपने सब कुछ कर डाला, सारे आरोप लगाए, 2 सीट मिली। मतलब मैं इसको खराब नहीं कह रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी से मुझे बड़ा लगाव रहता है। अखिलेश यादव मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में है, हमारी उनकी चर्चा होती है, मैं उनको भी निजी तौर पर बहुत चीजें कहता हूँ। लेकिन जहां आपको पिंच करना चाहिए, जहां आपको अटैक करना चाहिए, जहां आपको बात रखनी चाहिए, वहां कहाँ रखते हैं? मैंने इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? मैंने कहा तो कि एक डिबेट खत्म होने के बाद एक बार पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा क्या क्या कहा। तो वही दिक्कत है कि अपोजिशन जो वास्तविक कमजोरी उनकी है, भारतीय जनता पार्टी या NDA की, उस पर न उंगली प्रॉपरली उठा पाता है, न हथौड़ा मार पाता है। तो पब्लिक क्यों सुने? और सबसे पहली बात, अपोजिशन ये नहीं समझ पा रहा है कि कौन सा मंत्र मारा हुआ, आखिर क्या वजह है। मेरा गांव जौनपुर जिले में सुईथा कला है और मैं दावे के साथ कहता हूं, ये तस्दीक की हुई बात है कि मेरे गांव के कम से कम 100 मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट वहां चुनाव हार गया, लेकिन दिया क्यों दिया? हम जब बार बार पूछते हैं तो वही चीज है जिसका आप मजाक उड़ा रहे हैं कि अभी शुरुआती बात मजाक की तरह इसमें कहा था 500 रुपए दे करके 5 किलो अनाज। अरे साहब, 5 किलो अनाज तो जादू कर रहा है, अभी जाके देख लीजिए। तो उसका आपको कोई विकल्प लाना चाहिए। आपको मतलब चाहे आप हो, चाहे आपके नेता राहुल गांधी हो, चाहे खड़गे जी हो, चाहे आपको मतलब आपके नेता अखिलेश जी हो, इंडिया का क्या कहते हैं, इंडिया गठबंधन का नेता हो, तो ये लगातार पिछले 10 वर्ष से, जब से उत्तर प्रदेश में और भारत में भारतीय जनता पार्टी
चलता गया। हाँ, उसमें सबसे अपोजिशन उन चीजों को पकड़ नहीं पाई। 2015-12-17 तक अखिलेश यादव की सरकार चली थी, बहुत अच्छी सरकार चली थी, लेकिन क्या हुआ 2017 में इतने खराब परफॉर्मेंस कैसे आ गया? तो जो इंग्रेडिएंट्स वो अपने डिश में इस्तेमाल करते हैं, आप उसको पकड़ नहीं पाते हो, तो नहीं पकड़ पाओगे, पिछड़ोगे, और वही पिछड़ रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, उसको कृपया अन्यथा मत लीजिएगा। किसी कॉमन आप अशोक जी अगले एक हफ्ते में 300 कॉमन लोगों से फोन करिए, पूछिए क्या माहौल है, आपको फीडबैक मिल जाएगा। तो ऐसी सूरत में अपोजिशन को मुझे लगता है कि ज्यादा सक्रिय, ज्यादा तेज होने की जरूरत है। जब आप WWF आपका पोजीशन, आपकी लड़ाई किससे है? आपकी लड़ाई सुमो पहलवान से है, तो सुमो पहलवान से लड़ने के लिए कभी कभी 4-4 पहलवान इकट्ठे हो जाते तो भी नहीं लड़ पाते हैं। तो उनको अपनी कमी देखनी चाहिए। अपोजिशन की कमी मैं लगातार इतने वर्षों से देख रहा हूँ, जबकि ऐसा नहीं, अपोजिशन में अच्छे नेता हैं, इस भी करीब ठीक ले आते हैं, लेकिन जो चीज जिताऊ मटेरियल उनके पास है, इनके पास नहीं आ पाता। आप स्वयं बताइए अशोक तिवारी जी, लगता था, सबको लगता था कि नेक्स्ट मिनट फाइट चल रही। मैं कहता नहीं है, जमीन देखिए, जमीन पैसा नहीं है, अब ऐसा था भी नहीं। चलिए, आप सभी का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी जुड़े थे, उनका बहुत शुक्रिया। दीपक बघेल जी बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। और कुंवर सिंह निषाद जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में खासतौर पर इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के बीच, यानी खासतौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारा क्यों नहीं हो पा रहा है। तो चर्चा हुई, तमाम सारे आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला, लेकिन सबसे गूढ़ बात जो है वो यही निकलकर सामने आई है कि इंडिया गठबंधन को अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी या एनडीए का मुकाबला करना है तो थोड़ी और तेजी दिखानी होगी, क्योंकि अंदर खाने खबर यह भी आ रही है कि सीट शेयरिंग को लेकर दलों के बीच में आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। हालांकि मोटे तौर पर सभी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से जो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, उनकी तरफ से कहा जाता है कि हम लोग एनडीए को मिलकर हराएंगे, सीट बंटवारे का कोई पेच नहीं है। लेकिन लोकसभा चुनाव में समय बहुत ज्यादा नहीं बचा है। एनडीए और बीजेपी लगातार अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक इंडिया गठबंधन में शामिल दलों की तरफ से सीट को लेकर ही विवाद पूरी तरह से नहीं सुलझा है। ऐसे में आने वाले लोकसभा चुनाव में एनडीए का मुकाबला इंडिया कैसे करेगा, इस पर कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं। तो मेरे साथ आज इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। कल किसी और मुद्दे के साथ आप लोगों के सामने शामिल होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।